हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में सदन के अंदर कई सदस्यों ने एक बार फिर से डीएपी खाद का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और इनेलो विधायकों के डीएपी खाद का मुद्दा उठाने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि कहीं पर भी खाद की कमी नहीं है। सत्र के तीसरे दिन का अहम मुद्दा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 है। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो राज्य के 22 जिलों और प्रदेश के 3 दर्जन उपमंडलों में स्थापित जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में क्रिमिनल केसों में जुर्माना लगाने की शक्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। विधानसभा सत्र में इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने डीएपी की कमी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। रबी फसल की बिजाई खाद की कमी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार समय पर किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद ना मिलने के विरुद्ध सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और किसानों को कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु फिर भी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया। किसानों को समय पर खाद ना मिलने के कारण गेहूं व सरसों की फसल को बुरा असर पड़ना लाजमी है। सूचना के अनुसार प्लाईवुड उद्योग में टेक्निकल खाद का प्रयोग होता है, उसकी कीमत 3000 रुपये प्रति बैग है, जबकि सब्सिडी वाले बैग की कीमत 300 रुपये है। इसलिए इसकी खाद एजेंसियों संचालकों की मिलीभगत से कालाबाजारी भी सामने आई है। इस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जवाब देते हुए कहा कि सूबे में खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी की कालाबाजारी को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक कुल 185 छापे मारे गए हैं। राज्यपाल जी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति क्लियर कर दी। मेरे ख्याल 58 मिनट पूरे भाषण में 58 मिनट केवल कृषि का ही जवाब देने पे मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने ये बात रखी। फिर भी हमारे मित्र विधायक जी इस बात को पूछ रहे हैं मंत्री जी से, मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा। समय आपका जो लगेगा इसमें वो हमारे विधानसभा का ही है। मैं यहाँ इस महान सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि डबवाड़ी के विधायक माननीय श्री आदित्य देवीलाल जी द्वारा ध्यानाकर्षण संख्या 3, नूह के विधायक माननीय श्री आफ्ताब अहमद द्वारा संख्या 9, नारनौद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल जी द्वारा संख्या 11, कालावाड़ी के विधायक माननीय श्री शीशपाल केरवाल जी द्वारा ध्यानाकर्षण 16 के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में सभी प्रकार के खाद्य की व्यवस्था करने तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके उचित वितरण के लिए प्रशासनिक रूप से अधिकृत है। भारत सरकार की सोमवार व माहवार मौसमवार या माहवार आवश्यकताओं का आकलन करती है। माहवार एजेंसीवार आपूर्ति योजना तैयार कर संबंधित राज्य को भेजी जाती है। हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रतिदिन यूरिया एवं डीएपी एवं अन्य खाद्यों की आवश्यकताओं की निगरानी करता है। भारत सरकार भी प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खाद्य आपूर्तिकर्ताओं सहित राज्य के तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान
फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पे फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। पिछले वर्ष रबी सीजन में, गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मैट्रिक टन थी। डीएपी को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि कहीं पर भी डीएपी की कमी नहीं है। विपक्ष को जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है, उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है, हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि हरियाणा में अब तक डेंगू के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। सरकार इस मामले में क्या कर रही है? प्रदेश के सभी जिलों में केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में डेंगू के आए दिन नए केस आ रहे हैं। अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर मामला है। इसमें स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर डेंगू को रोकथाम के उपाय नहीं लिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में नवंबर के प्रथम सप्ताह तक डेंगू के मामले में कमी आ जाया करती थी, परंतु इस वर्ष इनमें अभी तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले पंचकुला में 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दूसरे में तीसरे नंबर पर हिसार में 435 केस आ चुके हैं। करनाल में 357 केस डेंगू के आ चुके हैं। डेंगू की बीमारी को अगर ठीक से समय पर इलाज ना मिले तो घातक भी साबित हो सकती है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर रोकथाम के आश्वायक कदम न उठाए जाना है। इस कारण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त है। अतः सरकार इस सदन के द्वारा अपने व्यक्तित्व देकर स्पष्ट स्थिति साबित करे, स्थिति को पूरी स्पष्ट तरह से साबित करने का काम करे। डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि डेंगू की रोकथाम पर काम किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में 27 डेंगू की जांच के लिए लैब बनाई गई है। हर जिले में डेंगू जांच की लैब है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2021 में हमारे कुल डेंगू केसेस थे 11,835। 22 में 8,996, 23 में 8,021 और 11 नवंबर आज 24 तक 4,634 हुई ही हैं। Major steps have been taken to undertaken for dengue control. सबसे पहले डेंगू एक नोटिफाइबल डिजीज, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर डाला गया है। वीबीडी रिपोर्टिंग सब अस्पताल और लैब्स में स्टेट में मैंडेटरी बन गई है। डेंगू टेस्ट प्राइवेट लैब्स में 600 रुपए में किया जाता है और सिंगल डोनर प्लेटेड रेट्स प्राइवेट ब्लड बैंक्स में 11,000 रुपए पर यूनिट पे दिया जाता है। डेंगू टेस्ट इज बीइंग डन फ्री ऑफ कॉस्ट। 27 गवर्नमेंट लैब्स आर फंक्शनल इन द स्टेट, at least one per district till 11th November 24. Total 1,13,667 dengue tests have been conducted. 196 wards and 1,022 beds have been kept reserved for dengue cases in government hospitals. कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। सरकार को आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए। ये पूरे प्रदेश के अंदर स्पीकर सर बहुत भारी मात्रा में डेंगू फैला हुआ है। तो मैं तो एक राय है कि इस प्रकार आंकड़े छुपाने की बजाय
लोकल बॉडी मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर भी बैठे हैं, एक बहुत व्यवस्था की जाए फॉगिंग की, ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब हो तो गया डेंगू, परंतु इसके बचाव के लिए जरूर प्रयास सबको मिलकर करने चाहिए, मेरा समीक्षण है। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हम फॉगिंग के जरिए डेंगू पर रोक लगा रहे हैं। हर शहर में तेजी से फॉगिंग की जा रही है। क्योंकि अशोक जी ने कोई बात कही है कि आंकड़े छुपाए गए हैं। आंकड़े न कभी छुपाते हैं, न कभी छुपाए हैं, न आगे छुपाएंगे। जो व्यवस्था है उसके अंदर आपने फॉगिंग की व्यवस्था की है। हम पूरा, हमारी मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। नहीं, पूरा जवाब दिया है। देख, फॉगिंग की मशीनें लगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी कुरुक्षेत्र गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने डीसी को स्पेशल पूछा कि फॉगिंग की कितनी यहाँ हो रही है। हर हफ्ता फॉगिंग चल रही है। ये पता नहीं ध्यान में कहीं रहता है, नहीं रहता है। और आपने ठीक कहा है कि फॉगिंग और ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए भी, क्योंकि एक सप्ताह मात्र जो मच्छर होता है, और उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि घरों के अंदर कहीं ट्रे में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है। मौसम का भी बदलाव हो रहा है। इस मौसम के बदलाव के कारण थोड़ा सा ज्यादा ये बीमारियां तरह तरह की पनपती हैं, परंतु उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब भी केयर बरतें इसके अंदर। कहीं ना कहीं पानी खड़ा है, कहीं हफ्ते से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं ना कहीं बीमारी वो बढ़ती है, तो उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज ही इस सदन के बताना चाहता हूं कि फॉगिंग और तेज होगी, और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में हमने सभी पंचायतों के अंदर भी सरपंचों को कहा कि फॉगिंग तेज करें, ताकि मच्छर से निजात मिले और बीमारी कम हो। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने फायर सर्विसेज का मुद्दा उठाया। भुक्कल ने कहा कि फायर सर्विसेज को बेहतर किया जाए, फायर ऑफिसर की उपलब्धता हो। बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं। झज्जर में स्टेडियम की भी मांग गीता भुक्कल ने उठाई। कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, शायद हमें लग रहा है वो करना चाहते हैं इस विषय में, जो पशुधन लेकर हमारा सड़कों पर, उससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कल भी हम गए तो बंदरों की वजह से काफी ज्यादा वहां पर चर्चा हुई, काफी इंसिडेंट्स हुए हैं सर। तो मेरा एक तो उसमें ये है, और हमारे झज्जर शहर के पार्कों को लेकर हमने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क है, बजट अगर अप्रूव है तो काइंडली उसके टेंडर होके सर उसका काम करवाया जाए। और अमृत सरोवर योजना के तहत 4-4 करोड़ से सरोवर ठीक किए गए, केवल 50 लाख में भी वो हो सकते थे, उसमें बहुत बड़ा घपला हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। और लास्ट सर विधायक निधि की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इसको आप पंचायत में ले लें, चाहे अर्बन लोकल में ले लें, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें, जो विधायक चुनकर आए हैं सर, उनको एमएलए लैड का पैसा काइंडली आप देने का काम करें, और विधायक आदर्श निधि का देना का काम करें, ताकि हम विपक्ष के नाते अपने क्षेत्र में भी विकास के कार्य करवा सकें। थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि गृह विभाग को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, पुलिस तंत्र और ज्यादा मजबूत हो। साथ ही अरोड़ा ने कानून व्यवस्था और नशे का मुद्दा भी सदन में उठाया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी अभी तक कुरुक्षेत्र में नहीं बनी। स्पीकर सर, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे जरूरी होता है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। डिमांड नंबर 5 में जो होम डिपार्टमेंट से है, मैं चाहूंगा कि इसको इतना मजबूत बनाया जाए कि जो आज स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की या नशे की, सबसे ज्यादा नशा बढ़ा है, इनकी डिमांड चाहे और बढ़ा लीजिए, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, परंतु सबसे जरूरी है कि हमारा पुलिस तंत्र जो है वो मजबूत हो, लोगों में पुलिस का डर हो। इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, हम कितना ही इसमें डिमांड देते रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 5 का स्कूल है, वहां पर 22 कमरे, 22 सेक्शन है, 9 कमरे हैं, और सेक्टर 5 में स्कूल, वहीं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, सेक्टर 5 में जो स्कूल है उसके अंदर पुलिस चौकी चल रही है। तो पुलिस चौकी की वो वहां से निकाल के कहीं और उसको पैसा दे दिया जाए और उसमें चौकी बनाई जाए, ताकि बच्चों को उसमें पढ़ने की दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ स्पीकर सर,
डिमांड नंबर 14 में हेल्थ के बारे में कहा गया, बहुत जरूरी है। डेंगू पे भी बहुत चर्चा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो आयुष यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है कि हमने भारत की सबसे पहली आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित की, परंतु ये 2015 की घोषणा है स्पीकर सर, और आज 2024 हो गया। लगभग 100 एकड़ जमीन फतेहपुर पंचायत ने विभाग को दी हुई है, ना तो वहां खेती हो पाती और ना यूनिवर्सिटी बनी। अभी तक 4 दीवारी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे कहेंगे कि इसमें अब आगे लिए बजट आना आपका, मेरा सुझाव है कि उसको पूरा करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथिक है और यूनानी है, जो भी उसमें आती है उसके भी डिग्री वहां पर मिले, वहां पर एमडी चालू हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री व्यवस्था करें। और डिमांड नंबर 20 जो कि नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा आज ये बना हुआ है। सदन की कार्यवाही के दौरान ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी और हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक वापस लिए गए। विधेयक वापस लेने पर कांग्रेस विधायकों ने सवाल भी उठाए। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि ये विधेयक पहले ही वापस ले लेते हैं। उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया, और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया, और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने का इरादा रखता है, और चूंकि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। ये जो आज वापस लिया है, जब बिल लेके आए थे हम उस टाइम भी हमने कहा था कि वापस ले लो, उसी टाइम मान जाते तो इतनी एक्साइज बच जाती। स्पीकर सर यही बात जो हुड्डा साहब ने कही, ऑनरेबल स्पीकर सर, तीसरी बार ये बिल वापस हो रहा है। क्या मतलब वी डोंट हैव द कॉम्पिटेंट स्टाफ हियर टू ड्राफ्ट इट और द लीगल ओपिनियन और ऑल द थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तीसरी बार एक बिल का वापस होना किस लिए वापस हो रहा है, क्यों वापस हो रहा है? या ड्रैकोनियन ज्यादा आप उसके अंदर लिख देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, जो उसी सभी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? सीएम साहब। अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बिल राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के पास गया था, उनके कुछ सुझाव आए हैं, इसको दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा लेकर के आएंगे। ठीक। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण
विधेयक 2023 संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए क्योंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनर्निरीक्षण विधेयक भेजने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्री परिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प के प्रस्ताव को पुनः पढ़ने की बजाय पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 हरियाणा राज्य में सबके बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और सबके सम्मान पूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम 2 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का केंद्रीय अधिनियम 1 को बदलते हुए 3 नए दंडिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 45 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 46 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का केंद्रीय अधिनियम 47 प्रथम जुलाई 2024 से लागू किए गए थे
मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य अधिनियमित आपराधिक कानूनों में किए गए उपबंधों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में पिछले साल 2023 में पास किए गए 2 विधेयकों को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी है। इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने कमियां बताकर वापस भेज दिया है। अब नए सिरे से इन दोनों विधेयकों को लाने से पहले इन्हें सदन में निरस्त किया गया। सदन में पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित किया गया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, अशोक अरोड़ा और आदित्य सुरजेवाला ने विधेयक के कुछ बिंदुओं पर सवाल भी उठाए, मगर सरकार विधेयक पारित कराने में सफल रही। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।